हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन का समय चल ही रहा है और आपके इस चैनल पर अधिक से अधिक वीडियो जो हो सकते हैं वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, परंतु सिलेबस अधिक होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, अब इसका एक जो अल्टरनेट चैनल है हमारा लक्ष्य एकेडमी के नाम से, उस पर ये वीडियो अपलोड की जा रही है। तो आप सभी लोगों से एक गुजारिश यही है कि आप सभी लोग इस चैनल पे जाइए और इसको अच्छे से विजिट कीजिए। यदि आपको अच्छी लगे वीडियो तो फिर इसे लाइक करिए और अंत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाला बेल आइकन जरूर पुश कीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियो जगह अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। सिलेबस अधिक होने की वजह से एक ही चैनल पर एक ही समय में अधिक संख्या में वीडियो अपलोड नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए मैंने इस अपने जो अल्टरनेट चैनल है उसका सहायता ली हुई है। तो आप लोग निश्चित होकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो भी वीडियोज आपको दिए जा रहे हैं उसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए, आज इस चैनल पर आपको जो मिलेगा वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपकी इस न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस वाले चैनल पर पी ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है, उसकी वीडियोज आपको मिलती रहेगी प्रॉपरली। और ये एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है आज, वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि पी ब्लॉक के बाद आपको डी ब्लॉक पढ़ाया जाएगा, वो उसी चैनल पे मिलेगा आपको। और इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उसके बाद वाला चैप्टर है, तो ये एक अलग है इससे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे चूज कर रहा हूं। ठीक, तो देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं ऑक्सीडेशन नंबर पर डिस्कस करने वाला हूं आपसे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपकी जो 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। ठीक, तो इसलिए पहले हमें इसका बेस जानना है। वैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ चुके हैं एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो इसकी विधि होती है, वो सारी बताई गई है। तो वीडियो में आपको पहले ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात किया जाता है ये पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं थोड़ी सी डिस्कस आपसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे करूंगा आज। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उप सहसंयोजन रसायन को लेकर के। आप अगर इसमें पहले बताते हैं, चलिए, उप सहसंयोजन रसायन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हायर क्लासेस में आपको ये एक अलग सब्जेक्ट के रूप में भी मिलता है, तो यहां पे आप इसको अच्छे से सीखेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए और चीजें भी इसमें आपको समझ में आएंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में इससे 4 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न रखे जाते हैं हर बार। तो आइए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पहले क्या होता है, इस पे मैं डिस्कस कर लेता हूं। कहा यह जाता है रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उप सहसंयोजन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उप सहसंयोजन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उप सहसंयोजन रसायन कहलाता है। उप सहसंयोजन यौगिक पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि उसके कंपाउंड मोस्टली जो होते हैं वो इस कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट में मिलते हैं। ठीक, इसे आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, उप सहसंयोजन मंडल कहते हैं आप इसे। ठीक, मैं चैप्टर पे डिस्कस करूंगा आपसे विस्तृत जो भी होगा, मैं भी बस इंट्रो आपसे करवा रहा हूं। उप सहसंयोजन रसायन क्या होता है? उप सहसंयोजन रसायन पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के, ऑक्सीकरण संख्या को लेकर के। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित इस चैप्टर में 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो आधे नंबर के पहले 4 क्वेश्चन आते थे, अब इस टाइम सिलेबस थोड़ा सा कंजेस्टेड होने की वजह से इसमें एक नंबर के 2 क्वेश्चन देने लगे। ठीक, तो आइए देखते हैं पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पहले आपको बताना चलना है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या
ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए इसमें है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर में बताना आपको ये है इसमें कि किसी भी परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह पर, किसी परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह पर उपस्थित वास्तविक अथवा काल्पनिक आवेश को, वास्तविक अथवा काल्पनिक आवेश को उस तत्व अथवा तत्व के समूह की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया बात? यहां पे आप थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही होगी कि परमाणु या परमाणु समूह की बात आप कर रहे हैं, फिर एक बार तत्व का आप बता दे रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि तत्व का ही एक रूप है, तत्व में जो आपका छोटा कण होता है वो परमाणु के रूप में आता है। ठीक, तो हम यहां पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो तत्व के परमाणु की ही बात करेंगे। जैसे अगर मैं सिंगल लिख दिया Zn, तो ये परमाणु है अभी, इसके एक ही है। साथ ही साथ अगर मैंने कह दिया आपसे यहां ZnS, एक आपका यौगिक हो गया। यदि मैंने SO4 पे डबल नेगेटिव लिख दिया तो ये परमाणुओं का समूह हो गया। समझ पा रहे? जब केवल एक ही परमाणु रहे तो केवल परमाणु कहलाएगा, एक से अधिक परमाणु आ गए परमाणुओं का समूह हो जाएगा। समझ पा रहे ना आप? तो देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी तत्व अथवा तत्वों का जो समूह है, तो आप कहेंगे सर यहां पे यौगिक हो जाना चाहिए, तो हाँ होगा, लेकिन यौगिक में अलग अलग परमाणु पे आप निकालेंगे और जो परमाणुओं का समूह होगा उस पर एक साथ दिखाया जाएगा। ठीक है, बातें कंफ्यूज तो नहीं कर रही हैं आपको? चलिए परिभाषा को फिर से सुनिए एक बार। किसी परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह पर उपस्थित वास्तविक अथवा काल्पनिक आवेश को, वास्तविक अथवा काल्पनिक आवेश को उस परमाणु अथवा परमाणु के समूह की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन समझ में आ रही है? किसी परमाणु अथवा परमाणु के समूह पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश को उस परमाणु या परमाणु समूह की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के जो कुछ नियम है उन पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। जहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, सबसे पहले मूल अवस्था में जितने भी आपके सदस्य होते हैं, चाहे वो परमाणु हो या अणु हो या यौगिक हो, कुछ भी हो, मूल अवस्था में या मुक्त अवस्था में जो तत्व होते हैं, तत्व के परमाणु होते हैं या उनके अणु होते हैं, उन सभी की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मींस मुक्त अवस्था में उपस्थित समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे यदि मैं बात करूं H2 की, N2 की, O2 की, Cl2 की, Br2 की, O3 की, P4 की, S8 की, इन सब की सब में किसने मुक्त अवस्था में है और सबकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। जैसे क्वेश्चन आया क्या, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, तो आंख बंद करके 0 लगाना है। समझ रहे? पूछ लिया गया Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, तो 0। समझ रहे? मुक्त अवस्था में जितने भी हैं, जैसे देखिए आप कहते सर हीलियम की कितनी होगी? नियान की, आर्गन की, क्रिप्टान की, जीनान की, रेडान की, जितने भी आए मुक्त अवस्था में रहें तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या का मान सदैव 0 होगा। ये फर्स्ट पॉइंट आपका। समझ पा रहे सब लोग? क्या कहा मैंने? मुक्त अवस्था में उपस्थित जो आपके अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। ध्यान रहेगा ना सबको? चले दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरी पॉइंट आपकी ये है कि जो क्षार धातु होते हैं, जिनको आप क्षारीय धातु भी बोलते हैं, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु और एल्युमिनियम, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु और एल्युमिनियम, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +1, +2, +3 होती है। क्या समझ पाए कुछ? चलिए बता दो यहां पर फिर से एक बार। देखिए क्षारीय धातु, क्षारीय धातु
जिसको फर्स्ट ए एस ब्लॉक में रखा आपने, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को भी शामिल किया गया। तो मैं यहाँ पे धातु की बात कर रहा हूं, इसलिए हाइड्रोजन को मैं साइड में रख रहा हूं। तो यहां आपको लेना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें फ्रांसियम भी आता है, लेकिन फ्रांसियम में कोई कंपाउंड आपको मिलेंगे नहीं। ठीक, बाद में अगर आ जाएगा तो देखा जाएगा, उसे मिलेंगे नहीं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें से कोई भी एलिमेंट अगर आपको दिखे तो उस पर ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी बतानी है आपको? +1 बतानी है। कितनी बतानी है? +1 बतानी है। बात में समझ में आ रही सबको? क्या कह रहा हूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें से कोई एलिमेंट कितनी भी संख्या में किसी के साथ दिखे तो हमेशा उस पर कितना बताना है आपको? +1 बताना है। कितना बताना है? +1 बताना है। ठीक। दूसरा, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, इसमें क्या होगा? इसमें आपका बेरिलियम होता है, लेकिन बेरिलियम एक विशेष प्रकार का अधातु माना जाता है यहाँ पे, तो उसको हम लोग अलग रख देते हैं। उसके कंपाउंड्स मोस्टली बहुत ही कम मिलेंगे, अगर आते भी हैं तो उससे +2 आप मानते हैं। तो चलिए शामिल भी कर लेते हैं। अगर कहिए तो आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, और इन पर +2। कितना? +2। हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी कंपाउंड आए इसका, चाहे जैसा भी है। जैसे मैंने पूछा MgO में Mg की आखिरी संख्या, तो आंख बंद करके बताओ सबको, क्या? +2। मैंने पूछ लिया आपसे CaO में कैल्शियम की आक्षरण संख्या, तो +2। समझ पा रहे हैं आप? मैं आपसे कहूं कि CaCl2 में कैल्शियम की आक्षरण संख्या, तो क्या बताएंगे? +2। इनमें से कोई भी मेटल आपको दिख रहा है, किसी भी कंपाउंड में दिख रहा है, तो उसकी आक्षरण संख्या हमेशा आपको +2 बतानी है। इसमें से कोई दिखा तो +1 बतानी है। अगला था हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पहचानते हैं सब लोग, इसको +3। कितना? +3। जैसे हमने कह दिया आपसे Al2O3 में Al की बताओ, तो +3 फिक्स है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। अगर आपको ये लगता है सर ये +3 कैसे हो गया, +2 कैसे हो गया, +1 कैसे हो गया, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। चलिए आगे बात करता हूं। ये दूसरी पॉइंट थी, समझ में है सबको? क्या? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु और एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +1, +2 और +3 होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि हाइड्रोजन के लगभग जितने भी यौगिक होते हैं उन सभी में उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, केवल हाइड्राइड को, धातु हाइड्राइड को छोड़कर। कोई धातु हाइड्राइड अगर बना हुआ है, धातु के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो उस स्थिति में हम ये नहीं कहेंगे उस पे हाइड्रोजन पे +1 होगा। और धातु कैसे पहचानेंगे? देखिए सामने रखा, इसमें से कोई आएगा। ठीक है ना? तो क्या कह रहा हूं मैं, हाइड्रोजन के जितने भी यौगिक मिलेंगे उन सभी में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बतानी है आपको? +1। केवल किसे छोड़ के? धातु हाइड्राइड को छोड़कर। धातु हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। कितनी होती है? -1 होती है। जैसे देखो, अगर मैंने आपसे कह दिया NaH, तो N कैसा है? Na कैसा है? धातु है। और Na का तो आप ऑलरेडी जानते हैं ना, +1 होता है, +1 होता है ना। तो यहां पर जो H आपका है, यहां पे जो H आपका होगा, इस धातु के साथ जो हाइड्रोजन लगा होगा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -1 होगी। कितनी होगी? -1 होगी। कैसे निकाला जाएगा मैं डिस्कस करूंगा आगे, बस अभी दिमाग में इतना रखिए कि हाइड्रोजन के लगभग सभी यौगिकों में उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, केवल धातु हाइड्राइड को छोड़कर। ठीक, 3 पॉइंट्स क्लियर हुए। चौथा पे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है? ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड्स मिलेंगे आपको, उनमें सामान्यतः -2 ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स आपको दिखाए जाते हैं उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ठीक, सामान्य परिस्थितियों में। कुछ अपवाद हैं जिसमें अगर आप पेरोक्साइड की बात कर ले, किसकी? पेरोक्साइड की बात कर लें, तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। कुछ 1-2 ऑक्साइड और हैं, देखिए। एक है आपका OF2, दूसरा है O2F2।
एक है OF2, दूसरा है O2F2। OF2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो +2 होती है और O2F2 में +1 होती है। ये याद रखिएगा, दो इसके अपवाद है, OF2 और O2F2। ठीक, ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, पेरोक्साइडों में -1 होती है। ठीक, साथ साथ आपको यहां दिखाया जा रहा है OF2 और O2F2 में इससे +1 और +2 होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 5 वाले पे। 5 पॉइंट इसका क्या कहता है कि जितने भी हैलोजन होते हैं, हैलोजनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, पी ब्लॉक में इसको पढ़ेंगे आप, हैलोजनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। सॉरी, हैलोजनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। इसके अतिरिक्त मतलब -1 के अतिरिक्त +1, +3, +5 और +7। ठीक, क्या कह रहा कि हैलोजनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है, हैलोजन में जो आपके आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक एस्ट्रेटिन भी शामिल हुआ है, लेकिन एस्ट्रेटिन रेडियो एक्टिव होता है, इससे उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम। सामान्य परिस्थिति में कितना होता जा रहा है? -1। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन अपने अधिकांश जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी इसके कंपाउंड्स हैं, उनमें ये हमेशा -1 दिखाता है। कितना? -1 दिखाता है। ठीक, एक इसका कंपाउंड खोजा गया है लेकिन वो अस्थायी माना जाता है अभी भी, HOF। ठीक है, इसको हाइपोफ्लोरस अम्ल कहते हैं, लेकिन ये अभी भी अनस्टेबल माना जाता है और इसमें इस फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 कही जाती है, लेकिन अभी इस पर कुछ जो कही जाए कि स्पष्टीकरण विशेष रूप से नहीं दिया जाता है, तो इसको भी आप साइड में रखिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, फ्लोरीन अपने अधिकांश कंपाउंड में क्या दिखाता है? -1 दिखाता है। श्योर है, कोई भी कंपाउंड दिख जाए, जैसे देखो AlF3 आ गया, AlF3 बताओ आपकी कितनी? -1। कोई भी कंपाउंड ले लो, CaF2 ले लो, बताएगा इसने F की कितनी? -1, चाहे जैसा भी हो। आगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन -1 के अलावा, -1 के अलावा ये +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीजन संख्या भी दर्शाती है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम कब -1 रखेंगे, कब +1 रखेंगे, कब +3 रखेंगे, कब +7। ध्यान रखिए, जब आपसे कभी भी हैलोजनों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए कही जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आपको +1, +3, +5, +7 मिल सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर कहीं ऑक्सीडेशन नंबर आपको रखना है, किसी कंपाउंड में रखना है, बात नहीं समझ रहे हैं आप? जैसे अगर मैं कहूं कि इस कंपाउंड मैंने आपको दे दिया, वो है NH4Cl, ठीक, और इसमें नाइट्रोजन का पूछ रहा है हमसे, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या पूछ रहा है, तो मुझे यहां क्लोरीन की कितनी रखनी है? -1 रखनी है। और जब मुझसे कहा, जैसे कह दिया मैंने Cl2O7, अब बता इससे Cl की कितनी होगी, तो मुझे यहां पे अब निकालना है। यहां पे मान रखना था और यहां मान निकालना है। जब मान निकालना होगा तो ऐसी स्थिति में आपको +1, +3, +5, +7 में से कुछ मिल सकते हैं, और अगर वहां पे मान रखना है तो स्पेशली आप क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। बात आ रही समझ में? चलिए आगे डिस्कस करते हैं आपसे। ये था 5वां पॉइंट। अगला है कि किसी भी परमाणु या परमाणु के समूह पर, किसी भी परमाणु अथवा परमाणु के समूह पर उपस्थित जितना आवेश होगा उसमें उपस्थित समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं के योग के बराबर होगा। नहीं समझ पाए? फिर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी परमाणु के समूह पर उपस्थित जितना आवेश होगा उसमें उपस्थित समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उसके बराबर होगा। मीन्स देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए SO4 पर डबल नेगेटिव दिया, तो इसमें जितने परमाणु हैं, अगर आप सबकी ऑक्सीजन संख्या रखेंगे, उनका योग निकालेंगे, तो -2 आएगा, -2 के बराबर आएगा। समझ पा रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं SO4 डबल नेगेटिव लिखा है, पूरे SO4 की जो ऑक्सीजन संख्या आपको बतानी होगी वो 2 बताएंगे। कितने बताएंगे? -2 बताएंगे, सॉरी -2 बताएंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो इसका फाइंड अगला कह रहा है
कि इसमें जितने भी परमाणु हैं, जैसे सल्फर है और ऑक्सीजन है, इन परमाणुओं की ऑक्सीजन संख्या अगर आपको अलग अलग पता है, उन दोनों को आप रखेंगे, योग करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक, आगे मैं नियम इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे होगा। अब एक लास्ट पॉइंट इसका जो कहता है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। किसी भी यौगिक में उपस्थित समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होता है वो 0 होता है। बात आप समझ पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, जैसे देखिए H2SO4 ले लिया मैंने, H2SO4, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब अगर मैं इनकी चर्चा आपसे करूं कि इनमें जितने परमाणु हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सबकी ऑक्सीजन संख्याओं का योग अगर मैं करूंगा तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 7 पॉइंट्स मैंने बताए, सातों को एक बार अच्छे से आप वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिए, फिर उसको नोट करिए अपनी कॉपी में, ठीक। फिर अगर कहीं डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए एक बार, ठीक, ताकि मैं इस पे कुछ तो ठीक। तो आपने देखा ना यहाँ पे कि जैसे हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको दर्शा रहा हूं यहाँ पे कि कैसे आप ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे किसी कंपाउंड की, ठीक। आप लोग इसको देखिएगा, इसमें मैं ढेर सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, विशेषकर जो अपवाद वाले हैं उन पे चर्चा मैं आपसे करूंगा। देखिए, जैसे अभी मैंने एक कंपाउंड दिया था H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, ऐसा क्वेश्चन आया आपका एग्जाम में। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जा रही है आपसे। अब देखिए, आपको जो नियम बताए गए, इसमें वीडियो को एक बार अच्छे से देखेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में अच्छे से फिट होंगे, ठीक है ना, तब ये चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया समान परिस्थिति में कितना +1 रखना है, तो कितने 2 गुणे +1, भाई 1 का +1 है तो 2 का +2 हो जाएगा, बस सीधी बात है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसका ज्ञात करना हो, जिसका निकालना हो, उसको आप x मान लीजिए, ना मानना हो तो ऐसे ही रख लीजिएगा, क्योंकि इसका ज्ञात करना है, प्लस। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन कितना है? 4 है, और ऑक्सीजन की समानता कितनी बताई आपने? -2 बताई थी, वीडियो देखिएगा ध्यान से, -2। अब अगर इसके ऊपर कोई आवेश होता तो बराबर उस आवेश के लिखते, बराबर उस आवेश के लिखते, लेकिन कोई आवेश नहीं है तो यहां 0। समझ पा रहे? चलिए अब देखिए, 2 गुणे +1 तो +2 आया, फिर x, 4 गुणे -2 तो -8 आएगा, प्लस और माइनस होता है, 4 गुणे 4 गुना 8। अब देखिए इसको सरल कीजिए, 8 में से 2 जाएगा 6, पक्षांतर कीजिए, +6, यानी कि इस यौगिक में सल्फर की ऑक्सीजन संख्या कितनी आई? 6 आ गई। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? अब मैंने आपसे लास्ट पॉइंट में क्या बताया कि किसी भी यौगिक में उपस्थित समस्त परमाणुओं की जो ऑक्सीजन संख्या का योग होता है वो 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कैसे, भाई 2 गुणे +1, इसका +6 है, तो +6 +2 +8 हुआ, 4 गुना 8 -8 होगा, तो +8 और -8 क्या होगा? बराबर 0 होगा। बात समझ में आ रही है? 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, उसे आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला है K2SO4 में सल्फर की, दूसरा है KMnO4 में Mn की, और अगला आपको यहां पे है, बता रहा हूं, K2Cr2O7 में Cr की। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। कहीं कुछ डाउट्स होती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वीडियो जो आपको अपलोड मिलेगा वो लक्ष्य एकेडमी पे मिल रहा है। साथ ही साथ इस लक्ष्य एकेडमी पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विशेष वीडियोस रखे जाते हैं पर डे, उसको भी आप देखते रहें। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास, और जो भी आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें भी इसको शेयर करते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कुछ कहीं डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।